बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी बेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके मसाइल के बारे में हम बात करते हैं और ख़ास तौर पर हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। और आज हम अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन रोज़ादारों की जो कि शुगर के मरीज़ हैं, शुगर में मुब्तला हैं और क्या वजूहात क्या है। इसके साथ ही हमारी गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अफीज़ा नाज। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा चल रहा है। आज हम अपने नाज़रीन के लिए प्रोग्राम में डायबिटीज़ के हवाले से हम बात करेंगे, ख़ासतौर पर जो रोज़ेदार हैं, जो उन्हें क्या करना चाहिए, जो डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं। डायबिटीज़ जो है वो रोज़े के अंदर ज़ाहिर है कि होता है कि शुगर लो ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए, कैसे मैनेज करें, बड़ा एक अमूमी क्वेश्चन है। एग्जैक्टली कि और इस वक्त हम जिस वक्त इस ईयर के अंदर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो वन ऑफ द 3 मेन टॉप 3 कंट्रीज़ के अंदर आ रहा है जो कि जिसके अंदर शुगर का मर्ज़ है। और अगर आप कहें तो हर 4 में से एक फ़र्द जो है वो डायबिटीज़ का शिकार बिल्कुल मुब्तला ऐसे ही है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बेसिकली हर घर का एक क्वेश्चन बन गया है कि क्या किया जाए। सो उसमें जनरली जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर वो रोज़ा रखना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि डॉक्टर से 2 महीने पहले कंसल्ट करें कि आया मैं सेफली रोज़ा रख सकता हूँ जी, क्योंकि हर मरीज़ का शायद एक डिफरेंट हो, कोई रोज़ा रख सकता है, कोई नहीं रख सकता। सेफली रोज़ा रखने अगर अलाउड है उसको तो क्या तरीके वो इख्तियार करे, दवाइयों को कैसे चेंज करे अपने, बिल्कुल, और खाने की रूटीन क्या रखे कि वो रोज़े को अच्छी तरीके से रख सके। क्योंकि जो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है उसे भूख बहुत लगती है, तो उसके लिए रोज़ा रखना तो मुश्किल होगा। भूख भी उसके अंदर ग्लूकोज का इतना रिजर्वोयर नहीं होता जिस तरह से आम लोगों में होता है, तो उसके अंदर हाइपो या शुगर कम होने के भी चांसेस होते हैं और शुगर बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। तो डायबिटीज़ में डिफरेंट स्टेज होती है ना, कुछ इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी, इस तरह ही है बिल्कुल। जो लोग इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे थे उनको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, उनको ज़्यादा प्रिकॉशन से अपने डॉक्टर से लेज़ॉन के ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसुलिन को आपको एडजस्ट करना पड़ता है रोज़े रखने के लिए। सहरी में कितनी डोज ली जाए, कौन सी वाली इंसुलिन सहरी में ले सकते हैं, कौन सी वाली अफ्तारी में ले सकते हैं, तो उसकी एडजस्टमेंट बड़ी ज़रूरी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बिल्कुल वो नहीं है कि अगर आप इंसुलिन लगाते हैं तो आप रोज़ा नहीं रख सकते। कुछ इंसुलिन्स ऐसी है जो रोज़े के अंदर अलाउड हो सकती हैं। डिपेंड ये करता है इन्हसार इस बात पे कि आपके रोज़ा का कंट्रोल, आपका शुगर का कंट्रोल कैसे है। रोज़े से पहले आप अच्छे डायबिटीज़ का कंट्रोल है कि नहीं है, और कंट्रोल मालूम करने के लिए आपको डे टू डे अपनी शुगर पता होनी चाहिए। HbA1c जो कि 3 महीने का शुगर का रिकॉर्ड बताती है वो पता होना चाहिए। तो जनरली अगर 7.5 के करीब है तो आप अच्छा कंट्रोल है और आप बड़े अच्छे तरीके से रोज़ा रख सकते हैं। सिर्फ आपको ये है कि अपनी दवाइयों को डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि कौन सी दवाइयाँ मुझे बंद करनी है, कौन सी सहरी में लेनी है, कौन सी इफ्तारी में लेनी है, एंड यू विल बी गुड टू गो। जी, तो क्या जो डायबिटीज़ के जो मरीज़ है, क्या उसका इलाज पॉसिबल है? मुकम्मल इलाज इसी तरह ही है कि बेसिकली इलाज ये है कि शुगर चूँकि इनमें ज़्यादा रहती है, इनकी शुगर को नॉर्मल ब्लड लेवल्स के ऊपर रखना है कि नॉर्मल ब्लड के अंदर नॉर्मल रहे शुगर। सो उसके लिए दवाइयाँ मौजूद हैं और यही इलाज है। और इसकी रेशो आप देख रहे हैं बहुत बढ़ती जा रही है, क्या इसकी वजूहात क्या है वैसे? जी, आप क्या खुराक की वजह से है, या फिर आपको पता आजकल हम जिस दौर से गुजरे, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, क्या इसकी भी वजूहात है? इसकी वजह से भी आप डायबिटीज़ में मुब्तला हो सकते हैं? जी, ये लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ी वजह है। ये जो जीन्स हम इनहेरिट करें, जिससे हम कहते हैं कि हमारी फैमिली हिस्ट्री है, हमारी फैमिली में शुगर है, तो ऑब्वियसली हम एक रिस्क पे तो हैं। जी, दूसरी ये जो जीन्स हम इनहेरिट करते हैं ये कंडीशनल जीन्स हैं। लेकिन क्या ये कंपल्सरी है कि ये जेनेटिक में होता है? मैंने कुछ मैंने पेशेंट्स देखे हैं, बल्कि मेरे घर में भी ऐसे हैं, हमारी फैमिली में किसी को भी नहीं है, लेकिन क्या है कि वो जेनेटिक्स में नहीं है, फिर भी इसके बावजूद हो रही है। अब तो फिर आई थिंक सो ये कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है ये मरूसियत वाला। जी देखिए, इसमें ना मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो शुगर की हैं, किसी में ज़्यादा जेनेटिक कंपोनेंट है, किसी में कम है, लेकिन ये जो जीन्स हैं ये ज़्यादातर कंडीशनल हैं और ये जेनेटिक के अंदर बहुत सारा एनवायरमेंटल रोल है उनको एक्टिवेट करने के लिए। सो जो एनवायरमेंटल है वो क्या है, एक आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या लाइफस्टाइल एक ऐसा है जिसमें आप देर तक रातों को जाग रहे हैं या दिन में सो रहे हैं या खाना ये भी वजह बन सकता खा रहे हैं। जी बिल्कुल,
एंड जो एंजाइटी है डे टू डे लाइफ की, और ये जो आप हर वक्त एक दौड़ में लगे हुए हैं, शायद ये भी इसका डिप्रेशन है, सबसे बड़ा एंजाइटी है। जी बिल्कुल। और इसी वजह से हम खाने की रूटीन्स भी अच्छी नहीं है, वक्त पे खाने का वो नहीं रहा है, जिस वक्त मर्जी खा रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, एक्सरसाइज बहुत कम है, हर वक्त बैठे रहने का रुझान ज़्यादा है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। इससे भी जो है वो डायबिटीज़ की रेशो बढ़ रही है। जी बिल्कुल। आप हर वक्त स्क्रीन देख रहे हैं या हर वक्त अगर आप मोबाइल के ऊपर हैं तो इसका मतलब आप बैठे हुए हैं और मोबाइल पे देख रहे हैं, तो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो ज़्यादा है। सो ये एक मोटापे की बहुत बड़ी वजह है, और मोटापा एक बहुत बड़ा इस बीमारी का पेशखेमा है। एंड मोटापे की बात शुरू हुई है, तो मोटापा सिर्फ ये नहीं है कि आपका वजन ज़्यादा है, आपको इंटरनल फैट भी होता है, फैट कंपोजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आप अपनी देखें कि वेस्ट सर्कमफ्रेंस देखें या अपनी कमर का नाप देखें, तो वो एक आइडियल आपको बताएगा, क्योंकि हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो पेट के गिर्द वाली चर्बी है वो उसकी मिकदार ज़्यादा है, इसीलिए हम ज़्यादा प्रोन हैं टुवर्ड्स कि हमें ज़्यादती ज़्यादा हो रही है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहे हैं, दिल के मसले ज़्यादा। पहले ये कॉन्सेप्ट पाया जाता था जो बहुत मीठा खाता है तो आप डायबिटीज़ के पेशेंट बन सकते हैं, तो क्या वाकई मीठा खाने से होता है? एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान हर साल जो है वो 26 किलो चीनी का इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। क्या ये वजह है कि पाकिस्तानी जो है चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा रेशो बढ़ रही है? ये बिल्कुल सही भी है और गलत भी। मतलब सही इस तरह से देखें, जो कैलोरी का इंटेक है ना, हमारा जो खाना है वो हमारा वेट डिटरमिन करता है। ओके, आप जितना खाते हैं और जितना लगाते हैं उसके दरमियान बैलेंस होना चाहिए, यानी जो आप खा रहे हैं और जो कंज्यूम कर रहे हैं उसके दरमियान एक एतदाल होना चाहिए। अब क्या है कि हम लगा तो शायद इतना नहीं, यानी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो गई, हम गाड़ी पे एक से दूसरी जगह जाते हैं, घर में भी हमारे मशीन अवेलेबल है, नहीं है, आपकी एक जगह बैठे रहते हैं, आप बैठ के ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, स्ट्रेस भी ज्यादा है आपकी जिंदगी में, लेकिन वर्कआउट नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम शायद खाना ज्यादा खा रहे होते हैं, या कह लें कि ना भी सही होता है, आपको स्ट्रेस है, अब टेंशन, आपको भूख नहीं लगती है शायद। लेकिन देखें, आपकी फिजिकल एक्टिविटी अगर कम है तो आपकी रिक्वायरमेंट भी कम है, और अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो उसका मतलब आपकी रिक्वायरमेंट से थोड़ा ज़्यादा ही आप खा रहे हैं। ओके, तो ये एक बिल्कुल एक फैक्टर है। और दूसरा, फूड बड़ा चेंज हो गया। आप फास्ट फूड की अगर बात करते हैं ना, फास्ट फूड क्यों बुरा हम कहते हैं, क्योंकि थोड़े पोर्शन के अंदर ज़्यादा कैलोरी जा रही है, कैलोरीज होती हैं। सो चीनी की मसला ये है कि चीनी के एक चम्मच में जो कैलोरी है वो आपके अगर आप देखें, एक चम्मच चीनी का एक पूरा सेब के अंदर उतनी कैलोरी नहीं है। तो मतलब ये कि अगर आप 2 सेब खा लें तो शायद एक चम्मच चीनी के बराबर हो। तो फिर क्या इसका ऑल्टरनेटिव क्या आना चाहिए? फूड का पोर्शन है वो कम हो गया, लेकिन कैलोरी ज़्यादा होगी, इसलिए हम ज़्यादा खा लेते हैं और उसको पेट नहीं भरता है थोड़ा खाने से, तो वो कैलोरी को इंटेक 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो इसका हल क्या है? बिल्कुल आप सही आपने बात पूछी। हल आप बहुत सारे लोग, हम सब लोगों को इसका हल पता है कि क्या है असल में, पर पता नहीं क्यों हम शायद उसके ऊपर हम आना नहीं चाहते या जो भी है। हमारी जो मोटापा या ज़ियादतीज़ के बड़े मल्टी फैक्टोरियल है जी। हमारा जो रहन सहन है या हमारा कल्चर है वो भी शायद उसके अंदर है। हम बचपन से ही इस तरह पले बड़े हैं। बच्चा रोता है जब, तो माँ उसके मुंह में मीठा डालती है उसको, एग्जैक्टली, कैंडी, चॉकलेट, कुछ समथिंग। हाँ, जो सो वी आर ग्रोन दिस वे ना। एग्जैक्टली। तो अब जब हम हमारा कल्चर देखें तो इसी तरह ही है कि मीठा हमारे हर जगह है, चाहे खुशी हो या गमी हो। सो दिस इज हाउ वी आर। सो हम खुशी में भी खा रहे हैं और गम में भी शायद हम खाना ही को प्रेफर करते हैं। सो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं, चेंज करनी चाहिए। हमें एक्सरसाइज को प्रमोट करना चाहिए। हमें एज अ सोसाइटी ये जो वॉक्स हैं उसके लिए यानी बने होने चाहिए कि हमारी सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। या आपके वर्किंग प्लेस पे अगर बात कर लें, मेरे वर्किंग प्लेस की अगर बात करें तो हमारे कोई ट्रैक नहीं है। अगर हम चाहें भी तो अगर थोड़ी देर के लिए 5 मिनट निकल के आप वॉक करना चाहें, कोई जगह नहीं है आपके पास, तो जो या इस सोसाइटी लेवल पे कर सकते हैं। हम एक वॉक को एक नॉर्मल कल्चर बनाना चाहिए जिससे हम इसकी तरफ आ सकते हैं। दूसरा, एक जनरेशन के अंदर बड़ा है कि कूलनेस भी ना, यानी कि फैशन के तौर पे। तो अगर हम एक्सरसाइज को भी एक फैशन बना लें तो शायद हम एक प्रिवेंशन का एक बड़ा स्टेप हम ले सकते हैं। या अपनी नई जनरेशन्स के अंदर हम
बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अगर हम शुरू के लेवल से इनकलकेट करें जी कि बगैर ऐसे भूख क्या के ना कोई खाइए। स्पेसिफिक जो है किस एज से जो है ये ज़्यादा पाकिस्तान में रेशो क्या है इसकी? 20s में हो रही है, 30s में है, 40s में है, रेशो है क्या ज़्यादा? मोटापे की जो बॉडी के ऊपर इम्प्लीकेशन है या असरात हैं वो बड़ी अर्ली चाइल्डहुड से आ जाते हैं। सो जो बच्चा अगर मोटा है ना तो उसका जो आप डिटरमिन कर सकते हैं उसके अंदर रेशो या उसके अंदर जो रिस्क है डायबिटीज़ होने का वो बहुत ज़्यादा है। सो ये बहुत अर्ली एज पे ये चीज़ें जो है इन चीज़ों को चेकआउट करना चाहिए, होना चाहिए। खासकर पेरेंट्स को जो है ना अवेयरनेस होनी चाहिए इस बारे में। जी, स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए, एक्सरसाइज ज़्यादा होनी चाहिए। अब आपको पता है अब जो पेरेंट्स सब अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं, लैपटॉप पकड़ा देते हैं, अब खेलें इससे, तो इसकी भी वजूहात हैं। कुछ पेरेंट्स जो है इस पर तवज्जो नहीं देते हैं। जी, आप कह सकते हैं बहुत सारा उसमें अब तो खैर ये फैक्टर भी निकल गया कि पढ़े लिखे लोगों में शायद अवेयरनेस और भी कम हो गई है, या शायद उसकी तरफ हम बात नहीं करना चाहिए। इसी तवज्जो से हम जो टीवी पे बात करें वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा मैसेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और बहुत सारे लोग इससे आगाह हैं, ये नहीं है कि आगाह नहीं है लोग। दे नो, आई नो फैमिली जो बड़ा इस बात का ख्याल रखते हैं जी। लेकिन स्टिल हमारी फूड चॉइसेस भी बड़ी डिफरेंट होती जा रही हैं। अर्बनाइजेशन की वजह से शहर में जो अवेलेबिलिटी ऑर्गेनिक फूड शायद कम है या प्योर फूड नहीं है उसकी तरफ, या अवेलेबिलिटी आसानी से समोसे पकौड़े ज़रूर मिल जाते हैं, एक पिज़्ज़े के साथ 2 फ्री मिल जाते हैं। लेकिन मैंने क्या बात करी जो डायबिटीज़ पेशेंट है उन्हें वैसे क्या खुराक जो है क्या इस्तेमाल करनी चाहिए रमज़ान में, ख़ास तौर पर किस तरह से उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए? जी, एक तो ये कि सबसे एकदम से अगर खाएंगे बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो हमेशा आपके शुगर के ऊपर बुरा असर होगा। में क्या इस्तेमाल करें, इफ्तारी में किन चीज़ों का इस्तेमाल करें? सहरी तो एक तो ये कि करें ज़रूर, सहरी के बगैर रोज़ा ना रखिए, पहली बात तो ये। दूसरा है कि जो आप नॉर्मली खाने के अंदर मील के अंदर लेते हैं, रोटी सालन अपना और पानी का इस्तेमाल है, दही है, वो आप सहरी में आप इस तरह से करें। बहुत ज़्यादा देखिए अगर सहरी को आप इस नियत से कर रहे हैं कि पूरा दिन गुजारना है और इसी में खा लेंगे तो मैं आपको बताऊं कि 4 घंटे बाद ये सहरी खत्म हो चुकी होगी। मतलब इसमें जो भी आप खाएंगे वो हजम हो चुका होगा। सो उसका जो असर है वो पूरा दिन नहीं रहना है। तो रोज़े की 3 फेजेस हैं। एक जिसमें आपने खाना जो खाया है उसकी डाइजेशन फेज है, जिसमें जो आपने खाया है उसी की ग्लूकोज क्या जो वो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी इफेक्ट होता है? जाहिर बात है रमज़ान में चीज़ें जो है आप ज़्यादा खाना पीना ये होता रहता है, डिहाइड्रेशन के बहुत से मसाइल हो जाते हैं। पेट वाले आप डॉक्टर से पूछेंगे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मैक्सिमम पेशेंट्स इन दी रमज़ान और आफ्टर रमज़ान ये वाले मसलों के साथ ओवर ईटिंग करके। तो क्या जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट है उन्हें ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं ऐसी चीज़ें? ये जो एहतियाती हम डायबिटीज़ के लोगों को कह रहे हैं ये कोई एलियन फूड नहीं है। बेसिकली अमूमन हर बंदे को ये करनी चाहिए ताकि वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके और अपनी सेहत के साथ मैक्सिमम अपना फ़ायदा उठा सके अपनी सेहत का। तो यही है कि खाना जब खा लेते हैं आप सहरी में, ये 2-4 घंटे के अंदर हजम हो जाना है, ये वो खाना यानी वो शुगर यूज़ कर लेनी बॉडी में। उसके बाद जो फेज़ आता है वो पोस्ट एब्जॉर्प्टिव है, यानी जो आपकी जो जिस्म के अंदर जहाँ पे ग्लूकोज स्टोरेज है लिवर में और मसल में वो वहाँ से यूज़ करेगा। 3-4 घंटे वो टाइम है। फिर 10 घंटे से ऑनवर्ड वो टाइम है जो जब शुगर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अब स्टोर भी ख़त्म हो चुके हैं बॉडी के पास, तो वो अपनी दूसरे सोर्सेज से या अपने लिवर जो है उसका ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है या फैट को वो यूज़ करना शुरू हो जाता है टू मेक ऑल्टरनेटिव कैलोरी सोर्सेज या शुगर के जिसे कहने के बॉडी की एनर्जी के सोर्सेज को बनाने के लिए। सो बेसिकली ये 3 फेजेस में आपने उसको गुजारना है रोज़े को। सो उसका मैक्सिमम फ़ायदा तभी है जब आप अपनी बॉडी को एक हेल्दी उस पर खाने पे रखें ताकि वो बाकी भी फैट को भी यूटिलाइज करे, तो उससे आपका एक अच्छा, ये भी एक मिथ पाई जाती है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन्हें मीठा तो बिल्कुल भी नहीं देना। क्या वाकई में मीठा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? जी, मीठा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि शुगर एकदम से उसके साथ बढ़ जाएगी और जब शुगर बढ़ जाएगी
तो उसके अंदर चूंकि आप रोज़े के दौरान पानी नहीं पी सकेंगे, डिहाइड्रेशन के चांसेस हो जाएंगे। जब डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो खून में जो है वो आप समझिए कि जैसे पानी तो है वो तो आराम से फ्लो कर जाता है, आप इसी पानी में चीनी डाल दें तो ये शीरा बन जाए तो शीरा फ्लो नहीं कर सकेगा। वो शरियानें छोटी छोटी सी हैं दिल के अंदर और दिमाग के अंदर, फिर उनमें खून की जम जाने का खतरा हो जाता है। तो इसीलिए तो यानी फिर वो शरबत का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल शरबत बिल्कुल वो तो जो आप एड्स में दिखा रहे हैं बिल्कुल बंद करें उसको, वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है अफ्तारी के टाइम लेना। अफ्तारी जो है शुगर के मरीजों को पानी और एक आध खजूर से कर लें, वो बेहतरीन। तो खजूर भी तो मीठी होती है जी, खजूर के अंदर तो काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। एक मैं ये नहीं कह रही कि सारी की सारी खा लीजिए, मोतबिल मिकदार के अंदर। हाँ, तो वो मीठी की रिक्वायरमेंट उसी से पूरी हो जाएगी। 1 खजूर 2 खजूर ले लें अफ्तारी के टाइम। उसके बाद नमाज पढ़ के आप जब रोज़ा ये खाना लें अपना, रोटी चावल वो लें, और उसके बाद जब आप तरावियों के बाद अगर लेना चाहें बेड टाइम स्नैक के तौर पे फ्रूट चाट, तो तब उस वक्त यानी 3 हिस्सों में बांट लेंगे तो अफ्तारी के बाद भी कोई इशू नहीं होगा। कौन से लोग हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते, खासतौर पर मेडिसिन के हवाले से भी कुछ रिकमेंडेशन बताइए। जी, वो लोग जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं शुगर की, या बहुत मल्टीपल टाइम्स इंसुलिन इस्तेमाल कर सकते हैं, जी, जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं या डायलिसिस पे कुछ लोग हैं, कुछ लोग दिल का आर्जा उनको इतना शदीद है कि थोड़ा सा भी दवाइयों को हर वक्त थोड़ी देर बाद चेंज करना पड़ रहा है या इतना कंट्रोल नहीं है। ये वो सब लोग जो सिस्टमिक किसी भी ऐसी बीमारी या बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको अमूमन अपने हम मशवरा यही देते हैं कि रोज़ा उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, और ना रखें मेडिकल रीजंस की वजह से। और मेडिसिन जो है वो कोई रिकमेंड कर सकती हैं आप? जी, मेडिसिन तो उनकी जो उनके मालिज उनको रिकमेंड करते हैं, लेकिन रोज़े के अंदर जो आप अगर दवाई पूछ रहे हैं, जी, तो कुछ दवाइयाँ हैं जो रोज़े के अंदर नहीं लेनी चाहिए, नुकसान कर सकती हैं। तो अपने मालिज से रोज़े से कम 15-20 दिन पहले ज़रूर पूछें कि कौन सी अब मेरी ये प्रिस्क्रिप्शन है तो इस दवाई को कैसे चेंज करना है रोज़े के अंदर, ताकि आपको कोई रोज़े में शुगर लो होने का या शुगर तेज़ होने का मसला ना पैदा हो। दोनों सूरतों में जब मैसेज ये है कि सेफ रोज़ा गुजारने के लिए आपको अपनी शुगर ज़रूर चेक करनी है रोज़े के अंदर। रोज़ा शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता है जी। आपकी शुगर जो है वो सुबह 9 बजे, दिन 12 बजे, दोपहर के 3 या 4 बजे, रोज़े से खुलने से 1 या 2 घंटे पहले ज़रूर चेक करिए, और उसमें आपका एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि कितनी आपकी शुगर रह रही है। कम हो रही है 70 से कम तो भी प्रॉब्लम है, इस सूरत में रोज़ा तोड़ देना चाहिए। 300 से ज़्यादा हो रही है तो भी प्रॉब्लम है, एंड तो भी डॉक्टर रिकमेंड करता है कि शुगर रोज़ा तोड़ दे। मतलब आपने जो इंजेक्शन या कोई टैबलेट वगैरह वो आप इस्तेमाल करें, वो लें। दोनों सूरतों में खतरा हो सकता है, दिल की अटैक होने का खतरा, फालिज होने का खतरा बढ़ जाता है। अब शुगर चेक करना इसलिए बहुत ज़रूरी है, तभी आपको आइडिया होता है कि किस तरह से आपका रोज़ा गुजर रहा है ज़ियाबतीस के साथ, और क्या आपको इस तरह मॉलिज को आप बताएंगे तो वही आपको बेहतर तौर पे हेल्प कर सकेगा कि आप किस तरह से इसको अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब शुगर कम ज़्यादा रहेगी तो फिर जाहिर आप अनरेस्ट रहेंगे, सर में दर्द रहेगा, आप अच्छा फील नहीं करेंगे। सर दर्द जो होता है ये नॉर्मल रहता है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं नॉर्मली उनको ये बहुत रहता है ये इशू, इसकी क्या वजह होती है? क्या इसके लिए भी कोई टैबलेट वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए? तो ज़रूर देखें कि शुगर का कंट्रोल कैसा है। दूसरा, इनके अंदर ब्लड प्रेशर के अंदर भी ज़रूर चेक होना चाहिए। उस वक्त क्या ब्लड प्रेशर है, शुगर लो होने ज़्यादा होने दोनों वजह से सर दर्द हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी लो होने या ज़्यादा होने से सर दर्द हो सकता है। तो इसलिए फ़ौरन इनको सर दर्द को अगर ज़्यादा देर रह रहा है तो डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। तो ये नॉर्मली होता है। मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं। मूड स्विंग्स आए, अब अगर बॉडी अनरेस्ट है तो बहुत होते हैं तो वैसे ही जो है ना मूड उसके साथ जाहिर है कि आपकी जिस्म के साथ ही आपका मूड है। अगर सेहतमंद आपका जिस्म है तो मूड भी अच्छा रहेगा। जी, तो नाज़रीन यकीनन आपने आज कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।